नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट जुलाई 2019 सेकंड लेवल यानी जूनियर लेवल का जो पेपर हुआ था, उसी में से हम दोस्तों आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, निर्देश है निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन देखिए दोस्तों, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। पहला है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, दूसरा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, तीसरा है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास और चौथा है दोस्तों सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। पहले का हमारा चौथा सही है, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। देखिए, ऑप्शन है पहला है सजीवात्मक चिंतन, दूसरा है सुरक्षित रखने की योग्यता, तीसरा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, चौथा है द्वितीयक वर्तुल प्रक्रियाएं। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरक्षित रखने की योग्यता। क्या हो जाएगा, दूसरे का दूसरा सही हो जाएगा, ठीक, दूसरे का दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। पहला है कौशलों का अर्जन, दूसरा है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, तीसरा ऑप्शन है निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया, चौथा है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। दोस्तों, तीसरे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तीसरे का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 4, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। दोस्तों, चौथे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन है लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, दूसरा है लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए और चौथा है लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दोस्तों, देखिए, ऑप्शन है मीडिया है, विद्यालय है, परिवार है, पड़ोस है। दोस्तों, ये सभी जो होते हैं ये सभी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, 1 2 3 4 और ये चारों सही है, ठीक है। इस दृष्टि से हमारा पांचवें का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, छठा प्रश्न है हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, देखिए, विशेषताएं दी गई हैं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। देखिए, पहला है प्रकृतिवादी, दूसरा है अंतरावैयक्तिक, तीसरा है दोस्तों अंतर्वैयक्तिक और चौथा है दोस्तों नैदानिक। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। छठे नंबर क्वेश्चन का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, दिया गया है बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। देखिए दोस्तों, ये हमारे विकल्प दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कूट में दिया गया है,
कूट में दिया गया है। दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। यानी पहला दोस्तों गलत हो जाएगा, ये सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। ठीक है, ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये सही है। ठीक, तो 7 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। देखिए क्वेश्चन का जो विकल्प दिया गया है, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, दूसरा है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, तीसरा है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, चौथा ऑप्शन है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 8वें का दूसरा सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में दोस्तों ये स्टेटमेंट प्रमुख है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, इस दृष्टि से दोस्तों हमारा 8वें का दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9वां प्रश्न है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पहला है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, दूसरा है पर्यावरण कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, तीसरा है दोस्तों शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, चौथा ऑप्शन है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों चौथा ऑप्शन जो है वो सबसे उपयुक्त है। व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो विभिन्नताएं होती है वंशागत के साथ साथ पर्यावरण कारकों और उनकी परस्पर क्रिया पर विचार करना। ठीक है, ये चौथा हमारा सही हो जाएगा, 9 नंबर का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है, क्या इसमें चौथा सही हो जाएगा, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। दोस्तों 10वें का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11वां प्रश्न है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है। दोस्तों 11वें का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, 11वें का तीसरा सही हो जाएगा। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ठीक है, जैसा कि देख लीजिए अध्ययनों से यह पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। दोस्तों कभी भी एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में अपने बच्चों लैंगिक आधार पर विभेद नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12वां प्रश्न है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। तो दोस्तों 12वें का हमारा तीसरा सही हो जाएगा, सृजनात्मक बच्चों की। 12वें का तीसरा सही है, सृजनात्मक बच्चों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 13वां प्रश्न है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। दोस्तों 13वें का हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। 13वें का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हमउम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। दोस्तों 14वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है कभी कभी प्रयोग करना चाहिए और चौथा ऑप्शन है प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों 14वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, जो कि दोस्तों देखिए एक सकारात्मक स्टेटमेंट है। ठीक है, और बाकी देखिए ऑप्शन गलत है, ये हतोत्साहित कर रहा है, ये कभी कभी प्रयोग करने की बात कर रहा है, ये प्रयोग करने की बात नहीं कर रहा है। दोस्तों ये तीनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे और हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 का हमारा पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए ऑप्शन है एक रूप निर्देश, दूसरा है मानकीकृत परीक्षण, तीसरा है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, चौथा है विशिष्ट शिक्षा योजना। तो दोस्तों समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, विशिष्ट शिक्षा योजना। हमारा 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का हमारा
चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा योजना 15 का हमारा चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों 16वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने व लिखने में कमी। दोस्तों देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, अधिगमकर्ताओं को उनकी प्राथमिक विशेषताओं मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों दूसरा सही है हमारा, 16 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? दोस्तों देखिए 17वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। सार्थक अधिगम सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। दोस्तों ये जो है नहीं होता है। 17वें का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? अनुकूल नहीं हो सकता है। दोस्तों देखिए ये हमारे स्टेटमेंट हैं इसके संबंध में। दोस्तों इसमें क्या सही हो जाएगा बताइए? 18वें का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ठीक है, 18वें का हमारा दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है, अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य। यहाँ पर अधिगम लक्ष्य हो जाएगा, यहाँ पर प्रदर्शन लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, 19 का हमारा पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारण करना। दूसरा है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। दूसरा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। चौथा ऑप्शन है हम उम्र साथी को समझाना। पांचवा है स्वयं से प्रश्न करना। दोस्तों देखिए 20वें का हमारा हो जाएगा राइट आंसर चौथा ऑप्शन। दोस्तों ये सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी ये जो पांचों ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही हैं। 20वें का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाह्य अप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? चौथा ऑप्शन, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर बाह्य प्रेरणा की बात कर रहा है, तो 21 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों केवल उदाहरण देने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। और चौथा ऑप्शन है उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। अब दोस्तों देखिए विकल्प के अनुसार आपको उत्तर करना है सीक्वेंस में। ठीक है, कई प्रश्न ऐसे होते हैं आपको विकल्प देखते ही समझ में आ जाता है क्या सही है क्या गलत है। देखिए उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए, ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। ठीक, और यहाँ केवल की बात कर रहा है, केवल उदाहरण देने की बात कर रहा है, ये भी गलत है। और दोस्तों यहाँ पर केवल गैर उदाहरण देने की बात कर रहा है, ये भी गलत है। दोस्तों सबसे सकारात्मक जो विकल्प है हमारा तीसरा सही है। इसी पैटर्न पर दोस्तों सीटेट के अधिकतम क्वेश्चन होते हैं। आपको सकारात्मक होकर विकल्प को लगाना है। ठीक है, तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? दोस्तों देखिए पहला है अन्वेषण एवं परिचर्चा। दूसरा है सूचनाओं का संचरण। तीसरा है दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। और चौथा है एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। दोस्तों 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही, अन्वेषण एवं परिचर्चा। 23 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। दोस्तों 24 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, 24 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? दोस्तों एक समस्या समाधान करने वाला
तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। 25 का हमारा चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है? दोस्तों 26 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षा की भूमिका होती है एक सुविधा प्रदाता और सहयोगी की मानी गई है, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये विकल्प सही है, सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना। 26 का हमारा राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? दोस्तों 27 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। दूसरा है अधिगम विकास का ध्यान दिए बिना घटित होता है। तीसरा है अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। चौथा ऑप्शन है विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और निर्भर होते हैं। दोस्तों देख लीजिए, ये तीनों ऑप्शन आपको नकारात्मक लग रहे हैं, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन जो है नकारात्मक वे में जा रहे हैं, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन दोस्तों जो है सही है। विकास और अधिगम एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, और निर्भर भी होते हैं। 27 का हमारा चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमा हो जाएगा। 28 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 28 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? दोस्तों देखिए, ऑप्शन दिया गया है, पहला है समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरा है साम्य धारण, तीसरा है संचरण और चौथा है बुद्धि। दोस्तों देखिए, पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। 29 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 30वां प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, लेव वागोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? दोस्तों देखिए, ऑप्शन दिया गया है पुरस्कार एवं दंड, दूसरा है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, चौथा है अनुकूलन एवं संगठन। दोस्तों 30 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, ठीक है। 30 का दूसरा सही है। तो दोस्तों ये था हमारा सीटेट जुलाई 2019 का सेकंड लेवल दोस्तों, यानी जूनियर लेवल का जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन थे दोस्तों, उसको हमने हल किया। और दोस्तों अगर आप टेट, सीटेट, राजस्थान टेट और किसी भी स्टेट के टेट या टीचिंग संबंधी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों शिक्षक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़े, कहीं न कहीं आपको मदद मिलेगी और आप निश्चय ही सफलता की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।